आज के दिन में म्यूचुअल फंड में कुल 12 एनएफओ ओपन हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और उसमें से 8 फंड डेट फंड हैं और 4 फंड इक्विटी फंड हैं और उन 4 इक्विटी फंड में से एक इंडेक्स फंड है और 3 एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और उन 3 एक्टिवली मैनेज्ड फंड में से एक है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, दूसरा है मल्टी कैप सेगमेंट का और तीसरा है कंजम्पशन का जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट एएमसी के द्वारा और उस फंड का नाम है क्वांट कंजम्पशन फंड। और आज हम चर्चा करेंगे इसी क्वांट कंजम्पशन फंड के एनएफओ के। जैसा कि पहले हमने चर्चा की, क्वांट कंजम्पशन फंड एक थीमेटिक या सेक्टरल फंड है जो ओपन एंडेड इक्विटी फंड है और ये 5 जनवरी 2024 को ये ओपन हो चुका है और 18 जनवरी 2024 को ये क्लोज होगा। हालांकि इस पीरियड में यदि इनका जो एस्टिमेटेड फंड मोबिलाइजेशन का है 10 करोड़ का, यदि वो नहीं होता है तो ये एनएफओ बढ़ा भी सकते हैं पीरियड, लेकिन किसी भी स्थिति में वो 15 दिन से अधिक का एनएफओ का पीरियड नहीं होना चाहिए। और यदि हम बात करें इनके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क के, जिसको कि बेंचमार्क माना है इन्होंने, इसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस को बताएंगे तो S&P BSE GDG एंड STRI इनका बेंचमार्क है। और यदि एग्जिट लूट की यदि बातें करें तो यदि आप परचेस करने के 15 दिनों के अंदर रिडीम करेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन यदि 15 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। यदि हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में यदि लमसम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 5,000 रुपये का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो होगा वो 5,000 रुपये का होगा और 5,000 से अधिक करना चाहते हैं तो 1 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में हो सकता है। अब यदि हम बात करते हैं SIP और STP की, SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और STP मीन्स सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इन्होंने SIP में 4 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली फ्रीक्वेंसी यदि ऑप्ट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट का मिनिमम अमाउंट जो होगा वो 1,000 रुपये होगा और यदि आप क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 3,000 रुपये का होगा। यदि आप वीकली या फोर्टनाइट, यदि वीकली आप ऑप्ट करते हैं तो जो डेज होगा SIP के डेबिट होने का, SIP जमा होने का, वो वेडनेसडे होगा, ऑल वेडनेसडे। और यदि फोर्टनाइटली ऑप्ट किया है तो अल्टरनेट वेडनेसडे। लेकिन इसके अलावा यदि मंथली और क्वार्टरली आपने ऑप्ट किया हुआ है तो कोई भी दिन आपको फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टू लास्ट डे ऑफ द मंथ कोई भी दिन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में इन्होंने 5 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली। इन्होंने ये कहा है कि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली STP की फ्रीक्वेंसी यदि ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम जो ट्रांसफर अमाउंट होगा वो 1,000 रुपये होगा और यदि क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट जो होगा 5,000 रुपये होगा। इन्होंने फिर ये एक प्रोविजन दिया है कि डेली यदि ऑप्ट करते हैं तो डेली करते हैं डेली, यदि वीकली करते हैं तो एवरी वेडनेसडे, फोर्टनाइटली करते हैं तो अल्टरनेट वेडनेसडे और मंथली या क्वार्टरली करते हैं तो महीने के किसी भी दिन को ट्रांसफर का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस में, STP केस में कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट आपको लगाने पड़ेगा, मतलब 6 बार आपको मिनिमम जो कमिटमेंट होगा वो 6 इंस्टॉलमेंट्स का। अब आप देखते हैं कि इस एनएफओ में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सिंगली भी कर सकता है और ज्वाइंट भी कर सकता है। यदि आप ज्वाइंटली इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स होंगे वो 3 होंगे। HUF भी थ्रू करता पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप भी पार्टिसिपेट कर सकता है, LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एनएफओ में। और कंपनीज, बॉडीज, कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सारे भी एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यदि हम इनके फंड मैनेजर की बातें करते हैं तो इनके 3 फंड मैनेजर हैं। पहला फंड मैनेजर है मिस्टर अंकित पांडे, 37 ईयर्स ओल्ड हैं और ये इक्विटी के फंड मैनेजर हैं और ये आज के दिन में
क्वांट के 19 एग्जिस्टिंग फंड का फंड मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं, ये भी इक्विटी फंड मैनेजर हैं, वासव सहगल। इनका 28 साल उम्र है और ये आज के दिन में 18 क्वांट के 18 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे हैं जो कि डेट के हैं, मिस्टर संजीव शर्मा, 44 ईयर्स हैं और ये आज के दिन में क्वांट के 19 फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब यदि बात करें कि इनके जो एसेट एलोकेशन होंगे, मींस जो आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका एलोकेशन क्या होगा, कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कहते हैं कि इनका जो 80 to 100% ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे। किसका? कंजम्पशन या कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कि आपने जो पैसे इसमें लगाए, जो इन्वेस्ट किए, उसमें से कम 80% और मैक्सिमम 100% जो है ये कंजम्पशन या कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स कंपनियों जो होंगे उसके शेयर्स में पैसे लगाएंगे और 0 to 20% जो होगा वो लगा सकते हैं। अदर देन दो शेयर्स, दो इक्विटीज जो कि कंजम्पशन और कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर ना हो, या ये भी हो सकता है कि 0 to 20% वो डेट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या अदर सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई जो आम एनएफओ की बातें हैं। अब बातें होती हैं कंजम्पशन फंड की, कि हमें कंजम्पशन इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के पहले दो चीजें देखनी चाहिए मुझे। पहला कि क्या हमें कंजम्पशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। कंजम्पशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं उस फैक्टर्स की जो कंजम्पशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ये सारी बातें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। इसका मतलब लोग कहते हैं या एक डेटा बताता है कि हिंदुस्तान जो है आज युवाओं का देश है, यहाँ यंगर जनरेशन काफी अधिक है और ये कहते हैं कि आज के दिन में यंग जनरेशन का जो एवरेज एज है हिंदुस्तान में वो 28.6 ईयर्स है और डेटा के हिसाब से बाय 2030 ये एवरेज एज जो यंगस्टर्स की वो बढ़कर 31 ईयर्स हो जाएंगी। और ये जो बार बार हम कहते हैं कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ यंग जनरेशन, इसकी तुलना यदि करें वेस्टर्न कंट्रीज से और ओल्ड ईस्टर्न कंट्रीज से, तो हमें देखते हैं कि निश्चित रूप से हमारा पॉपुलेशन जो है काफी यंग है। दूसरा फैक्टर्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश, निश्चित रूप से जहां आबादी अधिक वहां कंजम्पशन अधिक। और ऊपर जो इसके पहले जो बातें की कंजम्पशन डेमोग्राफिक्स में जहां यंगर जनरेशन अधिक, उनके एटीट्यूड, कंजम्पशन एटीट्यूड जो उनके टेम्परामेंट है वो ओल्ड जनरेशन के टेम्परामेंट से क्वाइट डिफरेंट, एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल यंगर जनरेशन बातें करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका जो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है या ये इंटेंडेड एक्सपेंडिचर है वो टुवार्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी है, वो गजट्स में यूज करते हैं, पैसे यूज करते हैं। निश्चित रूप से ये फैक्टर इंप्रूव करेगा कंजम्पशन ग्रोथ को इन द नियर फ्यूचर। ग्रोइंग पॉपुलेशन अधिक, निश्चित रूप से कंजम्पशन ग्रोथ काफी अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है राइजिंग इनकम, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से आपके पास पैसे होंगे तो आपकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और निश्चित रूप से आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो आप एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ेगा। नेक्स्ट वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। पिछले 8-10 सालों में, 12 सालों में ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी इज कंड्यूसिव फॉर द कंजम्पशन ग्रोथ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ टैक्सेशन में ऐसे बदलाव किए उन्होंने जिससे कि कंजम्पशन ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल रिवॉल्यूशन। पिछले 8-10 सालों में डिजिटली काफी रिवॉल्यूशन आया हिंदुस्तान में। अब घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं और इनका इंपैक्ट कंजम्पशन पे ये पड़ता है कि पहले जब कोई चीज परचेज करने होती थी तो हम सोचते थे कि हम दुकान फिजिकली जाए, वहां जाके देखें, हो सकता था आज जाएंगे कल जाएंगे करके वो देरी होती थी। कभी कभी हम उस चीज को जिसकी नीड भी थी हम परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन में डिजिटल रिवॉल्यूशन इतना अधिक आ गया, रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में, कि यदि हम सोचते हैं कि ये चीज खरीदना है तो हम 5 मिनट में हम ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसी कोने से वो सामान जो है 4 दिन 5 दिन में अपने आप घर बैठे आ जाता है। या लोकल चीजें हैं तो लोकल से 2 घंटे 4 घंटे के अंदर भी आते हैं। ये फैक्टर्स भी कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, निश्चित रूप से 5 साल 10 सालों में हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलपमेंट हुआ
और हमें जहां जाना हो, मॉल खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, कॉम्प्लेक्स खुल गए, बहुत सारी चीजें हो गई जहां की बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। आप जा सकते हैं, गली मोहल्ले में हर जगह मॉल खुले हुए हैं, वहां जाके परचेज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक्सेलरेट करता है कंजम्पशन। हालांकि ये मैंने 4-5-6 फैक्टर्स बताए हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर एक्सेलरेटिंग द कंजम्पशन ग्रोथ। तो इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि नियर फ्यूचर में हिंदुस्तान में कंजम्पशन ग्रोथ, कंजम्पशन का काफी स्कोप्स है, इसके परफॉर्मेंस बेहतर होने की पूरी उम्मीद। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये तो वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि आज के दिन में क्या कोई इस सेगमेंट का फंड बाजार में मौजूद है। तो हम देखते हैं कि आज के दिन में कुल 14 फंड बाजार में, कंजम्पशन सेक्टर के कुल 14 फंड बाजार में मौजूद हैं। हालांकि 3 फंड वैसे फंड हैं जो 1 साल से कम पुराने हैं, 13 फंड ऐसे हैं जो 11 फंड ऐसे हैं जो 1 साल या उससे अधिक पुराने हैं। उसमें से देखते हैं कि 10 साल से अधिक पुराने फंड केवल 7 फंड है, और उन 7 फंडों में से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो CAGR है, वो CAGR है 19.17%। यदि बातें करें हम 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स से अधिक पुराना फंड केवल 9 फंड हैं, और इस 9 फंड में से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो CAGR है वो है 21.39%। यदि हम बातें करें 3 ईयर्स की, तो 3 साल से अधिक पुराना फंड केवल 10 फंड है, और इन 10 फंडों में से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस फॉर 3 ईयर्स CAGR इट इज 24.98%। और बात करते हैं 1 साल से अधिक पुराना फंड कुल 11 हैं, और 1 ईयर का जो ट्रेलिंग रिटर्न है इट इज 37.44%। इसका मतलब पिछले 1 साल में यदि आपने 1000 रुपए लगाए थे, तो आज के दिन में ये 1370 रुपए हो जाएंगे आपके। यदि इन फंड्स के परफॉर्मेंस को यदि हम देखें, हालांकि ये हमें बताया हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सबसे अच्छा फंड, हो सकता है कि ये सारे कॉमन एक ही फंड हो या अलग अलग फंड चारों टाइम पीरियड में हो। हालांकि इस हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि 10 साल के लिए, 9 साल के लिए, सो पार्टिकुलर ये फंड सेलेक्ट करना डिफिकल्ट तो है। लेकिन फिर भी यदि इन 11-14 फंड में से यदि हम थोड़ा सा भी हमको आइडिया है म्यूचुअल फंड का, यदि हम शॉर्टलिस्ट करें, तो हो सकता है कि 10 ईयर्स में 19.17% CAGR वाला फंड हम शॉर्टलिस्ट ना कर सकें, लेकिन हम 15%, 17% CAGR वाला फंड आसानी से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब 2 कॉन्टेक्स्ट, यदि हमको 15 या 16% 10 ईयर्स का CAGR का फंड बाजार में ऑल एज टेस्टेड फंड है, हमें उसमें जाना चाहिए, या हमें उस फंड में जाना चाहिए जो कि बाजार में अभी लॉन्च किया है, उसके आगे का भविष्य तय होना बाकी है। फ्रेंड्स, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, यदि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो बेहतर है आपके लिए कि जो ऑल एज टेस्टेड फंड्स हैं, जिनका कि सबसे हाईएस्ट CAGR 19.17%, आप उसमें से फंड्स को शॉर्टलिस्ट करें अपने परसेप्शन के लिहाज से। और यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इंडिया लीड्स टू ए न्यू हिस्ट्री इन द कंजम्पशन, तो आपको क्वांट के कंजम्पशन फंड में बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है, यहां भी अंतिम निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।